आज बीए द्वितीय वर्ष के इतिहास क्लास में हम विजयनगर साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। विजयनगर साम्राज्य जो है उसके साथ साथ एक और साम्राज्य जुड़ा हुआ था जो विजयनगर के चारों ओर थे, जिसको संयुक्त रूप से बहमनी साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। तो अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है बीए द्वितीय वर्ष में, उसमें विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का उल्लेख किया हुआ है। तो पहले विजयनगर साम्राज्य को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बहमनी साम्राज्य को पढ़ेंगे। जो विजयनगर साम्राज्य है ये कहते हैं कि वर्तमान में किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत था, आसपास नदियां कौन कौन सी थी, और इसके अलावा यहाँ का जो मुख्य शासक हुए हैं, मुख्य जो राजवंश हुए हैं वो कौन कौन थे, क्या इनकी उपलब्धियां रही है, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे जो विजयनगर साम्राज्य है ये वैसे मुख्य रूप से कहा जाता है कि कृष्णा और तुंगभद्रा, यानी कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दोआब में स्थित था। दूसरा कहते हैं कि ये शहर जो था विजयनगर पूरा साम्राज्य, इसको दो भागों में बांटा गया था और इसमें एक नहर थी प्रमुख, हिरिया नहर। ये जो हिरिया नहर थी ये विजयनगर साम्राज्य को दो भागों में विभाजित करती थी, यानी मुख्य जो शहर है उसको दो भागों में विभक्त किया है, बीच में से निकलती थी हिरिया नहर, और यही विजयनगर के साम्राज्य की जो जनता थी उनके पेयजल का मुख्य स्रोत था, वो कौन था? हिरिया नहर। ठीक है। दूसरा, ये खेती के तरीकों में भी उन्नत स्थिति में था उस समय, लेकिन विजयनगर को जिसके लिए याद किया जाता है वो है यहाँ का व्यापार बड़ा अग्रणी था, और व्यापार में सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र के अलावा अगर देखा जाए तो हीरो एवं मशालों के लिए विजयनगर साम्राज्य जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। अब देखो, इतनी बड़ी चीजें थी और उस समय कहते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य था उसके जितना वैभव और धन धान्य से भरपूर साम्राज्य कोई और नहीं था। हिंदुस्तान एक मुगल शासक आया था, बाबर ने एक पुस्तक लिखी है बाबरनामा। उस बाबरनामा ग्रंथ में भी उसने विजयनगर का उल्लेख किया है, और उस समय उसने सिर्फ दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया था। और जो दो हिंदू राज्य थे उन दोनों हिंदू राज्यों में एक मेवाड़ का उल्लेख किया उसने, और दूसरा किया था विजयनगर का। ठीक है। तो इसका मतलब जब बाबर आया तब भी विजयनगर का उल्लेख उसने किया है, और उसने विजयनगर को तो हिंदुस्तान का शक्तिशाली साम्राज्य बताया था। और जिस समय बाबर आया उस समय विजयनगर का जो शासक था उसका नाम था कृष्णदेवराय। क्या नाम था? कृष्णदेवराय। तो कहते हैं विजयनगर अपने आप में बहुत समृद्ध साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से कहते हैं इसका अस्तित्व विलुप्त हो गया। बाद में कहते हैं कि जब अंग्रेजी शासन आया उस समय इसकी वापस खोज हुई, और वर्तमान में जो हम्पी शहर कहा जाता है वो हम्पी शहर इसी विजयनगर साम्राज्य के जो टूटे फूटे अवशेष हैं उन अवशेषों पर खड़ा है, और वो है हम्पी शहर। इसका मतलब विजयनगर साम्राज्य का महत्व तो उस समय बहुत बड़ा था, उसके शासक भी बड़े हुए हैं, और विजयनगर का उल्लेख तो विदेशी यात्रियों ने भी खूब किया है, जिसमें मनुची, निकोलो डी कॉन्टी, पायस वगैरह कितने ही विदेशी यात्री यहाँ आए और उन्होंने यहाँ के जो व्यवस्थाएं थी उनका उल्लेख किया है। तो हम बारी बारी से इसकी स्थापना से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो विजयनगर साम्राज्य है उसके बारे में अगर देखें तो कहते हैं विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1337 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। किसने की है कभी पूछे तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का ने। कब की है? 1336 ईस्वी में।
और विजयनगर की जहाँ स्थापना हुई है वो है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का दोहा, उसके बीच में ये स्थित है और वर्तमान में विजयनगर को हम्पी के नाम से जाना जाता है। तो स्थापना हरिहर और बुक्का ने की 1336 में की। लेकिन कहते हैं हरिहर और बुक्का का उल्लेख आता कहाँ से है, इनका क्या इतिहास रहा? तो कहते हैं हरिहर और बुक्का जो थे ये पहले क्या थे कि एक यहाँ आसपास में क्षेत्र था कंपीली, और कंपीली पर उस समय हिंदुस्तान का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने कंपीली पर आक्रमण कर दिया, और जब कंपीली पर आक्रमण किया तब दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया था। किसको? हरिहर और बुक्का को। और जब इन दोनों को गिरफ्तार किया तो वो कहते हैं अपने साथ इनको लेके गया और इनको इस्लाम में परिवर्तित कर दिया। लेकिन मौका देख करके ये वापिस आ गए और उन्होंने इस्लाम वापिस त्याग दिया और अपने हिंदू धर्म में वापिस आ गए। और वापिस आने के बाद उन्होंने इसी कंपीली साम्राज्य के आसपास एक स्थान था विजयनगर, और विजयनगर में 1336 में किसकी स्थापना कर दी? विजयनगर साम्राज्य की। किसने की? हरिहर और बुक्का ने। तो कहते हैं इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही ये स्थितियां आई है। दूसरी अगर महत्वपूर्ण बात देखें तो कहते हैं कि जब कंपीली पर आक्रमण हुआ उससे पहले विजयनगर के आसपास और जो क्षेत्र थे उनको बहमनी साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। तो कहते हैं बहमनी साम्राज्य की और विजयनगर साम्राज्य दोनों की ही स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई है। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई है, इसका मतलब ये स्पष्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत की जो स्थिति थी वो अव्यवस्थित थी, यानी कि दक्षिण भारत में अव्यवस्था थी, इतना कंट्रोल नहीं कर पाया था मोहम्मद बिन तुगलक। तो कहते हैं उसी के काल में दो बड़े साम्राज्यों का उद्भव हुआ, एक था विजयनगर और दूसरा था बहमनी साम्राज्य। अब हरिहर और बुक्का, इसका जो पहला शासक होगा वो 1336 में हरिहर बनेगा। लेकिन जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका भाई बुक्का शासन संभालता है। तो दोनों भाई शासक बनते हैं यहाँ के, हरिहर और बुक्का। लेकिन कहते हैं यहाँ जिस विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहे हैं यहाँ 4 राजवंशों का प्रमुख महत्व था। और जो 4 राजवंश थे वो थे, पहला संगम वंश, दूसरा सुलू, तीसरा तुलु वंश और चौथा था अराविडु वंश। यानी ये 4 राजवंश विजयनगर साम्राज्य में हुए हैं और इनमें बारी बारी से अलग अलग राजा होंगे। लेकिन अपन यहाँ जो पढ़ रहे हैं उनमें अपन पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ, सबसे पहले पढ़ेंगे देवराय प्रथम को और उसके बाद पढ़ेंगे देवराय द्वितीय को। लेकिन देवराय द्वितीय से ज्यादा अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट देवराय प्रथम है, और इसके अलावा विशेष जो अध्ययन किया गया है पूरे अपने सिलेबस में वो है कृष्ण देवराय का। तो पहले देखते हैं देवराय को। यहाँ का एक शासक हुआ देवराय प्रथम। इस देवराय प्रथम के शासनकाल में क्या हुआ कि जो बहमनी शासक था फिरोज शाह, जिसको फिरोज बहमन कहा जाता था, उस फिरोज बहमन ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। और कहते हैं इस आक्रमण में देवराय पराजित हुआ तो अपनी पुत्री का विवाह इससे करना पड़ा, फिरोज बहमन से। लेकिन तात्कालिक परिस्थितियां देखें तो बाद में देवराय प्रथम ने वापिस अपना राज्य को स्वतंत्र करवा लिया, और जब उसने स्वतंत्र करवाया तो कहते हैं वो वापिस बहमनी साम्राज्य पर आक्रमण करेगा। अब देवराय के शासनकाल में एक बहुत बड़ा इटली यात्री भारत आया, और उस इटली यात्री का नाम था निकोलो दी कॉन्टी। यानी निकोलो दी कॉन्टी जो इतालवी यात्री का माना जाता है वो किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के बारे में। और इसने कहते हैं विजयनगर के साम्राज्य की जो वैभव था उस वैभव का उल्लेख इसी ने किया है। इसी ने कहा कि विजयनगर के अंदर जो चीजें थी, जैसे मैंने पहले बताया आपको, श्रुति वस्त्र, हीरे और मशालों के लिए जो ये विश्व प्रसिद्ध था, उसका उल्लेख निकोलो दी कॉन्टी ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। लेकिन कहते हैं इसी के समय एक और चीज हुई थी। इसके बाद एक शासक आता है देवराय द्वितीय। कौन आता है?
पहले देवराय प्रथम पढ़ा है, उसके बाद आया है देवराय द्वितीय। अब देखो देवराय प्रथम ने जो उपलब्धियां हासिल की, क्या ऐसी उपलब्धियां देवराय द्वितीय के शासनकाल में भी हुई? लेकिन कहते हैं कि देवराय द्वितीय के बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक फारसी यात्री आया था इस समय भारत, नाम था अब्दुल रज्जाक। यानी कभी पूछा जाए फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किस शासक के शासनकाल में करता है, तो वो था देवराय द्वितीय। इसका मतलब देवराय द्वितीय के संबंधित ये चीजें आपको याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब्दुल रज्जाक ने भारतीय इतिहास का विस्तृत वर्णन किया है। तो कहते हैं इस बारे में याद रखना है कि वो किसके शासनकाल में आया था। तो अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में, जबकि इटली से यात्री आया निकोलो डी कॉन्टी, वो आया देवराय प्रथम के शासनकाल में। अपने लिए जो महत्वपूर्ण है वो है कृष्णदेव राय, और अगला अपन कृष्णदेव राय को ही पढ़ेंगे जो तुलुप वंश से संबंधित था। और वो कहते हैं कृष्णदेव राय जो है उसने जो ख्याति प्राप्त की उसी से विजयनगर साम्राज्य का महत्व और बढ़ जाता है। यहां तक आप एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर अपन पढ़ते हैं कृष्णदेव राय। अब यहां एक शासक हुआ है कृष्णदेव राय। ये शासक बना था 1509 से 1529 के बीच, ठीक है। अब जो कृष्णदेव राय है ये तुलुप वंश से संबंधित था। अगर इसका वंश पूछे तो ये किस वंश से था? तुलुप वंश, ठीक है। तुलुप वंश से संबंधित कौन था? कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय के बारे में कहा जाता है कि ये जब शासक बना तब जो आसपास के क्षेत्र थे, विशेष करके जो बहमनी साम्राज्य, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, ये क्या बड़े प्रभावशाली थे। तो उनको कहते हैं कि अपने आप को टिकाए रखना है तो उनके ऊपर अपना प्रभाव कायम रखना होगा। तब इसी सिलसिले में इसने राज्यारोहण के ठीक एक वर्ष बाद यानी 1510 ईस्वी में बीदर पर आक्रमण किया। कहां किया? और यह अभियान उसका सफल अभियान माना जाता है। शासक बनते ही बीदर पर आक्रमण किया और आक्रमण सफल हो गया। इससे कृष्णदेव राय की ख्याति बढ़ गई। लेकिन कहते हैं कृष्णदेव राय के संबंध में अगर देखा जाए तो इसके दरबार में अष्टदिग्गज नाम का एक संगठन था क्या? ये तेलुगु विद्वान थे, यानी तेलुगु भाषा के जो प्रकांड विद्वान थे 8 आदमी, उनकी सभा को कहा गया है अष्टदिग्गज। यानी तेलुगु भाषा के 8 विद्वानों की समिति जो बनी उसको कहा गया अष्टदिग्गज। ये अष्टदिग्गज किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के। याद रखना, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के शासनकाल में एक समिति बनी थी, अष्टप्रधान समिति। तो अष्टप्रधान शब्द आए तो वो है शिवाजी से संबंधित, जबकि अगर अष्टदिग्गज आए तो वो अष्टदिग्गज किससे संबंधित है? कृष्णदेव राय से संबंधित। ये किससे संबंधित? तेलुगु भाषा के विद्वान कहे जाते हैं। इस कृष्णदेव राय की एक उपाधि थी, इसे आंध्र भोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंध्र भोज। इसी कृष्णदेव राय ने अपना एक ग्रंथ लिखा था अमुक्त माल्यद। अमुक्त माल्यद की रचना किसने की? तो कृष्णदेव राय ने। यह भी आपको याद रखना है कि अमुक्त माल्यद की रचना किसने की थी। तो खुद इसका मतलब कृष्णदेव राय न केवल विद्वान था, वीर था, बल्कि साहित्य का संरक्षक भी माना जाता है। तो उसने एक साहित्यिक ग्रंथ बनाया अमुक्त माल्यद, तेलुगु भाषा का है, उसकी रचना की। इसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। और इसी के दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। इसी के अपनी मां के नाम पे नगर बसाया, नागलपुर, या नगलापुरम नगर है या नागलपुरम नगर, दोनों कहा जाता है। ये उसने नगर बसाया था और ये किसकी याद में? अपनी मां की याद में। और 1529 में कहते हैं इसका शासन समाप्त हो जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटना कब की है वो अपने को पढ़नी जरूरी है, और वो है 1565 की। विजयनगर का एक प्रधानमंत्री था, नाम था राम राय। ध्यान रखना, विजयनगर में जो भी शासक हुए हैं वो अपनी पदवी एक लगाते थे, राजा की उपाधि होती है वैसे, वो लगाते थे राय। और सुल्तान बहमनी साम्राज्य के जो शासक होते थे वो अपने आप के
आगे पदवी लगाते थे सुल्तान की, जबकि विजयनगर वाले लगाते थे राय की पदवी। तो विजयनगर में एक प्रधानमंत्री हुआ राम राय, उसके समय एक आक्रमण हुआ बहमनी साम्राज्य का। जितने भी सुल्तान थे बहमनी साम्राज्य में, सबने घेर करके विजयनगर के ऊपर आक्रमण किया था। युद्ध है 1565 का। जिस स्थान पे लड़ा गया उसका नाम था राक्षसी तांगड़ी, युद्ध कहा जाता है इसको। स्थान का नाम था तालीकोटा। तो तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1565 में। राक्षसी तांगड़ी युद्ध कहलाता है। विजयनगर की सेना का नेतृत्व कर रहा है राम राय, और राम राय के नेतृत्व में यहाँ ऐतिहासिक युद्ध हुआ जिसमें बहमनी साम्राज्य ने चारों तरफ से विजयनगर को घेर लिया। सब सुल्तान एक हो गए थे और एक साथ आक्रमण किया और इसमें विजयनगर का पतन हो गया। तो 1565 में विजयनगर का पतन माना जाता है। ठीक है। अब विजयनगर की राजधानी तो विजयनगर ही थी, लेकिन कहते हैं जैसे ही 1565 में इसका पतन हुआ, इसके बाद इनकी राजधानी चंद्रगिरी हो गई। कहां गई? यानी अराविडो वंश था, वहां उन्होंने चंद्रगिरी से अपनी राजधानी संचालित की। लेकिन जो महत्व राम राय से पहले जितने शासक हुए उन्होंने विजयनगर को दिलवाया, वो वापिस जो उपलब्धियां थी वो हासिल नहीं कर पाया, और इसके बाद विजयनगर को तहस नहस कर दिया गया। लेकिन अंग्रेजी शासनकाल में इसी विजयनगर को वापिस खोजा गया और यही विजयनगर वर्तमान में हम्पी कहलाता है। अब कई बार पूछा जाता है हम्पी नाम इसका क्यों पड़ा? इसलिए याद रखना, विजयनगर के जो शासक थे उनकी एक कहते हैं इष्ट देवी, जो आराध्य देवी होती है, वो थी पंपा देवी, और पंपा देवी के नाम से ही इसका नाम हम्पी पड़ा है। तो पंपा देवी को भी याद रखना, ये उस समय की उनकी आराध्य देवी हुआ करती थी। ये है अपना विजयनगर साम्राज्य। कल अपने नए टॉपिक के साथ बहमनी साम्राज्य को लेकर आएंगे। धन्यवाद।